नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। कल देखो डिस्कशन सुबह नहीं हो पाई थी, शाम को हमने की थी, तो जिसमें दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हमने डिस्कस किए थे। एक तो फूड फोर्टिफिकेशन से संबंधित और दूसरा हमने डिस्कस किया था प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, ये रीजनल लैंग्वेजेस में हो ऐसा शुरुआत की है 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने। दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमने कल शाम को डिस्कस किए थे। आज हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। एक तो देखो इंडिया नेपाल फ्लड मैनेजमेंट, दूसरा तमिलनाडु के द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग पर बैन लगाने से संबंधित, और तीसरा इंडियन एक्सप्रेस का इस महीने जो इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी एज्यूम की है इससे संबंधित है। वैसे कल हमें 3 इशू डिस्कस करने थे और एक हमारा छूट गया था, आज उसे भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी से संबंधित, उसे डिस्कस कर लेते हैं। जो कल बच गया था उसे कल डिस्कस कर लेंगे। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिहार और नेपाल में फ्लड सिचुएशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, इस साल मई में बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 2 डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। एक तो प्री फ्लड प्रिपेयर्डनेस और दूसरा फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2021। मकसद इन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करने का ये था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को समय दिया जा सके कि वो पहले से प्रिपेयर हो सके बाढ़ से निपटने के लिए। बट देखो, बावजूद इसके बाढ़ ने नेपाल के तराई रीजन में और बिहार में काफ़ी तबाही मचाई है इस साल भी। तो राइटर कहते हैं इंडिया और नेपाल को एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बना के कोई ना कोई एक अच्छा सा बायलैटरल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना होगा ताकि हर साल आने वाली इस बाढ़ से निपटा जा सके। अगर देखो पहले रीजन्स की बात करें कि नेपाल के तराई रीजन में और बिहार में हर साल बाढ़ आती क्यों है। देखो, नेपाल में हिमालयस जो हैं यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कोसी, जो कि ऊंचाई से आती है नेपाल के तराई रीजन में और बिहार में। आप मैप देख लीजिए कोसी रिवर का। जब देखो कोसी रिवर नेपाल से बिहार में आती है या फिर नेपाल के प्लेन्स में आती है तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट भी लेके आती है, जो कि जमा हो जाता है बिहार के प्लेन रीजन्स में। अब मान लीजिए ये नदी है, नदी में सिल्ट जमा हो गया बहुत ज़्यादा, तो नदी की पानी कैरिंग जो कैपेसिटी है वो भी तो कम हो गई ना। मतलब सारा नीचे मिट्टी मिट्टी बिछ गया तो पानी कम आ सकेगा नदी में, नदी की पानी ले जाने की कैपेसिटी कम हो गई, वो पानी बाहर तो आएगा ना कहीं से, तो इसीलिए बाढ़ आती है। वैसे देखो, कोसी रिवर को तो सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। बहुत तंग करती है कोसी रिवर, मिंडरिंग करती है काफ़ी ज़्यादा, और कोसी रिवर को अपना कोर्स चेंज करने के लिए भी जाना जाता है। बार बार अपना कोर्स चेंज कर लेती है। अभी यहाँ से जा रही है तो कुछ समय बाद यहाँ से जाने लगेगी, मतलब अपना रास्ता जो है वो बदल लेती है। अब वैसे तो देखो, बिहार सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं हर साल आने वाली इस बाढ़ को रोकने के लिए, जिसमें से स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों तरह के स्टेप्स की बात है। स्ट्रक्चरल स्टेप्स जैसे देखो, नदियों के किनारे पर इस प्रकार की इम्बैंकमेंट बना देना ताकि पानी जो है वो नदी को छोड़ के बाहर ना जाए। बट देखो, बात वही है ना, एक तो ये इम्बैंकमेंट मजबूत होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि नदी के नीचे तो मिट्टी जमा होती जा रही है, पानी ऊपर आता जा रहा है। तो इम्बैंकमेंट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो नदी का पानी जो है वो इम्बैंकमेंट को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। दिक्कत देखो ये भी है ना, अगर नदी का पानी बाहर जाता भी है तो फ्लड प्लेन्स में अगर कोई ना रहता हो तो भी अच्छी बात है, जान माल का कम नुकसान हो। लेकिन फ्लड प्लेन्स का इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। फ्लड प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा खेती होती है, लोगों ने अपना घर बना रखा है, क्योंकि बिहार में गरीबी भी ज़्यादा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एंक्रोचमेंट बहुत हुआ है फ्लड प्लेन्स में, तो नदी का पानी जब बाहर निकलता है, फ्लड प्लेन्स में जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से जल्दी से ग्राउंड के नीचे नहीं जा पाता। समझ गए? इसलिए बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग की समस्या भी पैदा हो जाती है। पानी एक जगह पे खड़ा रहता है। पानी का अगर खड़ा रहेगा तो काफ़ी सारी बीमारियां फैलेगी और किसान जो हैं वो खेती भी नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं बिहार में फ्लड की समस्या के बारे में। बिहार में देखो, नॉर्थ बिहार की हम बात करें, 76% जो पॉपुलेशन है वो हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। इंडिया का टोटल देखो जितना बाढ़ से प्रभावित एरिया है
उसमें 16.5% एरिया तो बिहार से आता है। इंडिया में टोटल जितनी पॉपुलेशन बिहार बाढ़ से प्रभावित है उसमें से 22.1% पॉपुलेशन तो बिहार से आती है। बिहार का ऑलमोस्ट टोटल 73.06% जो एरिया है वो फ्लड अफेक्टेड है, यानी कि 68,800 आउट ऑफ 94,116। और देखो, जब भी इस प्रकार का कोई इन्वायरमेंटल या फिर ज्योग्राफिकल इशू आता है ना, तो आप उसे क्लाइमेट चेंज से जरूर कनेक्ट कीजिए, इंटरलिंक जरूर कीजिए क्लाइमेट चेंज से। अब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं कि फ्लड इस प्रकार से बिहार में आती है, क्या इम्पैक्ट होता है। जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत से लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। लाइवलीहुड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एग्रीकल्चर भी बुरी तरह से प्रभावित होता है, क्योंकि देखो, सिल्ट जब फ्लड प्लेन्स में भी आता है ना नदी से, तो क्रॉप्स की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है बहुत कम हो जाती है। जब उस सिल्ट भरी मिट्टी में फसल उगाई जाती है तो फसल की जो पैदावार है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट, उल्टा होता है। देखो, वैसे तो फ्लड प्रोन एरियाज में सरकार को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्लड को आने से रोका जा सके, लेकिन सरकार हिचकिचाती है। सरकार को लगता है कि इस एरिया में इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा, बाढ़ आ जाएगी, कल को सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन एरियाज में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च नहीं करती। इसके अलावा देखो, जब बाढ़ का जो पानी है लंबे समय तक जमा रहता है तो इससे गंभीर तरह के जो डिजीज़ हैं वो भी फैलने का खतरा बना रहता है। मिटिगेशन मेजर्स की बात करें, देखो, चाइना और यूएसए, इन दो देशों में इम्बैंकमेंट्स का अच्छा यूज़ किया गया है बाढ़ को रोकने के लिए, बट इंडिया में इम्बैंकमेंट से इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई हैं। कुछ समय तक तो नदियों के किनारों पर जब इम्बैंकमेंट्स लगाई जाती हैं तो बाढ़ रुक जाती है, लेकिन धीरे धीरे इम्बैंकमेंट्स कमज़ोर होती जाती हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। तो इम्बैंकमेंट्स एक समय में इतना कमज़ोर हो जाती हैं कि नदी में जो पानी है वो इम्बैंकमेंट्स को तोड़ के बाहर निकल आता है। तो या तो आप इम्बैंकमेंट्स को मजबूत करो ताकि पानी जो है बाहर ना निकल पाए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बात देखो, सिर्फ इंडिया और नेपाल की नहीं है। इंडिया और नेपाल को तो साथ मिलकर काम करना ही चाहिए, क्योंकि बाढ़ सिर्फ बिहार को परेशान नहीं करती, जो नेपाल का प्लेन एरिया है वहाँ पर भी बाढ़ आती है। तो दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि अर्ली वार्निंग, पीपल्स इवैक्यूएशन, इन पर समय रहते ध्यान दिया जा सके। वैसे दूसरे जो देश हैं जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, उन्होंने क्या किया है आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया कि नीदरलैंड ने काफ़ी अच्छा काम किया है बाढ़ से निपटने के लिए। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया को सीखने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखो, जो बार बार एंक्रोचमेंट होता है फ्लड प्लेन एरियाज में, उसको रोकने के लिए फ्लड प्लेन जोनिंग रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए, यूएसए की तरह। जब केरला में बाढ़ आई थी ना, तो विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा यही सोल्यूशन बार बार दिया गया कि नदियों के आसपास का जो एरिया है ना वो नदियों के लिए ही रिजर्व रखा जाए, ताकि नदी में पानी का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो पानी बाहर आके उसी एरिया का इस्तेमाल करे। लेकिन इंसान क्या करता है, फ्लड प्लेन एरिया में अपना घर बना लेता है, जैसा हमने डिस्कस किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है। तो इससे ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नुकसान होता है जब बाढ़ आती है, बल्कि रिवर को भी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है ग्रेटर सेंसिटाइजेशन। देखो, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार से कम समय में एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश ना आए और दूसरे सीजन में एकदम से सूखा ना आए। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, बिहार देखो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा गरीब राज्य है, और जब बाढ़ आती है ना, सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता, सोशो इकोनॉमिक जो लाइफ है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो अगर बिहार में बाढ़ को रोकना है तो सिर्फ स्ट्रक्चरल बदलाव लाके नहीं रोका जा सकता, आपको नॉन स्ट्रक्चरल, जैसे अर्ली वार्निंग, इंडिया और नेपाल के द्वारा मिलकर काम करना, दोनों एस्पेक्ट्स पे फोकस करना होगा, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पर भी और नॉन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पर भी। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, तमिलनाडु ने कुछ दिनों पहले एक एक्ट बनाया था, तमिलनाडु गेमिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत वो सभी ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स जिसमें देखो गैम्बलिंग हो, उन पर बैन लगा दिया था। तो ये मामला पहुंचा था मद्रास हाईकोर्ट के पास। मद्रास हाईकोर्ट ने इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है, देखो, गैम्बलिंग में और स्किल्स में फ़र्क होता है।
कई गेम ऐसे हैं जिसमें बेशक लक पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट उसमें ट्रेनिंग, स्किल, नॉलेज उसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये जो अमेंडमेंट करवाया गया, इसमें तो बिल्कुल जो स्किल वाले गेम्स हैं उन पर भी बैन लगाया जा सकता है। तो इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। देखो, ऑनलाइन गैम्बलिंग कोई भी हो सकती है, मतलब इंटरनेट पर कोई भी गैम्बलिंग जब होती है तो उसे आप ऑनलाइन गैम्बलिंग कह सकते हो। इसमें वर्चुअल पोकर, ताश खेलते हैं, कैसीनो, स्पोर्ट्स बैटिंग, ये सब आता है। मार्केट जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग की हर साल बढ़ती जा रही है। हर साल $40 बिलियन जो मार्केट है ऑनलाइन गैम्बलिंग की वो इंक्रीज हो जाती है। 2020 में यूएसए में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग मार्केट थी वो $119 बिलियन की थी, और 2023 तक वर्ल्ड में जो ये ग्लोबल गैम्बलिंग मार्केट है ये $525 बिलियन की हो जाएगी। कारण क्या है? ये जो ऑनलाइन गेमिंग या फिर गैम्बलिंग की मार्केट है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है। इसके पीछे देखो काफ़ी सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। इंटरनेट की रीच अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। डिस्पोजेबल इनकम, मतलब ऐसी इनकम, खर्चे काट के जो इनकम बचती है वो इनकम अब लोगों के पास पहले की अपेक्षा कर ज़्यादा है। स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, यंग लोगों की संख्या ज़्यादा है, ये इंडिया में ये हम बात कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, एप्लीकेशंस काफ़ी इनोवेटिव आ रही हैं, और लोकलाइज्ड गेम्स भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं। जैसे जलीकट्टू पर बैटिंग होने लगी है, बताइए कौन सा जो बुल है कैसा परफॉर्म करेगा, इस पर बैटिंग होती है। तो लोकलाइज्ड गेम्स पर बैटिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। मेनली देखो, मद्रास हाईकोर्ट ने ना अपनी इस जजमेंट में एक चीज़ पर फोकस किया, स्किल और गैम्बलिंग में डिफरेंस है। अगर देखो किसी गेम में सब कुछ चांस पे डिपेंड करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब जैसे देखो, मान लीजिए मशीन घूम रही है और उसमें आपने एक नंबर मांगा है 100 में से, और मशीन कहीं भी रुक सकती है, 45, 46, आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस आप देख रहे हो। तो ये तो टोटली चांस पे बेस्ड गेम हो गया ना। जैसे कैसीनोज में होता है, वो गोली जो है वो कहाँ रुकेगी, कौन से नंबर पे रुकेगी, उसके बेस पे तय होता है कि आपने जीता है क्या हारा है। अब इसमें देखो आपके हाथ में कुछ होता है? नहीं होता, टोटली चांस है आपका, टोटली आपका लक है। तो ये गैम्बलिंग है। लेकिन अब कई सारे ऑनलाइन गेम्स ऐसे हैं जिसमें आपकी स्किल है, आप बार बार खेलते हो तो आपकी स्किल इंप्रूव होती जाती है। जितना ज़्यादा आपने खेला उतना ज़्यादा आपकी स्किल इंप्रूव हुई, गेम के बारे में आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई, तो वो स्किल कहेंगे उसे हम टोटली बाय चांस नहीं कहेंगे कि हाँ बाय चांस आपने जीता है, आपने समय बिताया है इसलिए आपको एक्सपीरियंस हो गया है। वैसे देखो, ये जो एक्ट बनाया था ना तमिलनाडु ने, मतलब जो अमेंडमेंट किया था ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने के लिए, तो ये एग्जाम्पल है स्टेट पैटर्नलिज्म का, कि मतलब स्टेट जो है ये चाहता है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो ऐसे जोन में ना जा पाए जहां उनको नुकसान हो जाए, जहां पे बहुत से परिवार उजड़ जाएं। वैसे तो देखो ये ठीक है ना। मैंने देखा है, मतलब मेरा एक दोस्त ये ऑनलाइन बैटिंग में लग गया था, कैसे उसने अपना करियर ख़त्म कर लिया, दिन रात कैसे वो परेशान रहता था, कितने पैसे उसने ख़राब कर दिए, मैंने देखा है। तो इसीलिए वैसे तो देखो ये स्टेट पैटर्नलिज्म ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल 19 के अगेंस्ट चला जाता है। यूएसए में और कुछ दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में पूरी आज़ादी है, लिबर्टी है लोगों को कि कैसे वो अपने पैसा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहाँ पे जो ये गैम्बलिंग संबंधित गेम्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, इससे सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है। बट इंडिया में सरकार की टेंडेंसी ये होती है, सिटीजन्स तो बिल्कुल भोले हैं, अनअवेयर हैं, वो अपने आप से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जो कुछ करना है हमें करना है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि बिहार में, गुजरात में, कुछ राज्यों में शराब बैन है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी के अगेंस्ट है, लेकिन देखो ये अलग से डिबेट है प्रोहिबिशन की। क्या शराबबंदी इस प्रकार से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, ये टॉपिक हमने डिस्कस कर रखा है डिटेल से, या तो आप वो देखिएगा। अदरवाइज अगर प्रोहिबिशन से संबंधित कोई न्यूज़ आती है तो हम फिर से डिटेल से डिस्कस करेंगे। मतलब प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी न्यूज़ में आती है तो फिर से डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लास्ट में देखो 2-3 एस्पेक्ट्स और हैं। एक तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा अगर आप फिर से कानून बनाना चाहते हो, फिर से अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ दोनों को फॉलो करना जरूरी है। ऐसे तो जलीकट्टू जो गेम है
सुप्रीम कोर्ट के बैन लगाए जाने के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने उस गेम को अलाउ करके रखा है। तो इसमें भी तो चांस काफ़ी ज़्यादा है ना, इसमें भी लक काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको तो आपने अलाउ कर दिया, लेकिन ऑनलाइन गेम्स को आप बैन कर रहे हो, तो ये तो आपका दोहरा स्टैंडर्ड है। और एक पॉइंट, इस प्रकार से स्टेट जब एक्सेसिव पैटर्नलिज्म शो करता है ना कि हमें जनता का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी उनकी आदतों का ख्याल रखना है, इसी से तो देखो ऑथोरिटेरियनिज्म की शुरुआत हो जाती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ऑनलाइन गेम्स को बैन करने से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के द्वारा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी एज्यूम करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या न्यूज़ है? न्यूज़ देखो ये है, अगस्त 2011 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया ने एज्यूम कर ली है। देखो, इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट। कौन कौन से? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, और 10 नॉन परमानेंट। जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, ये अलग अलग रीजन से आते हैं। 2 साल के लिए इन्हें चुना जाता है। हर एक साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इंडिया की ये 8वीं टर्म है सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर, और 1 जनवरी से इंडिया ने अपना ये 2 साल का कार्यकाल स्टार्ट किया था। वैसे कायदे से अफगानिस्तान को बनना था सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर, लेकिन अफगानिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी सीट छोड़ दी। और वैसे ये कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं और 6 में से एक है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में जो फैसले लिए जाते हैं वो वोट के आधार पर लिए जाते हैं, मेजोरिटी के आधार पर। नो वोट अगर एक साइड हो तो वो फैसला ले लिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी सहमति होना जरूरी है। अगर 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक मेंबर भी अगर उस फैसले के अगेंस्ट है तो फिर वो फैसला सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा नहीं लिया जा सकता। सिक्योरिटी काउंसिल देखो बाकी ऑर्गन्स से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल्स में पावर है डिसीजंस लेने की, जबकि यूएन के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो रिकमेंडेशंस देते हैं। चूंकि देखो अब इंडिया प्रेसिडेंट है इस महीने, तो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में क्या क्या डिसाइड होगा, क्या क्या डिस्कस होगा, वो सारा एजेंडा इंडिया तय करेगा, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है। तो इन इश्यूज पे फोकस रहेगा, जैसे साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना की एग्रेसिवनेस रहती है, दूसरे देश परेशान रहते हैं। इस इशू को इंडिया उठाएगा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के मामले में इंटरनेशनल लॉ एंड रूल एंड ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो किसी भी देश की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, जो काफ़ी बार चाइना करता है। काउंटर टेररिज्म, इंडिया देखो आतंकवाद से त्रस्त देश है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टेररिज्म को प्रमोट करता है कश्मीर में, तो इंडिया इस इशू को उठाएगा। इंडिया बोलेगा कि जो लोग आतंकवाद को प्रमोट करते हैं उनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। साफ तौर पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करेगा इंडिया इस मंच से। देखो, पाकिस्तान ना सिर्फ इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करता है बल्कि अफगानिस्तान में भी। अब तो अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान जो है कई सारे प्रोविंसेस की कैपिटल्स पर भी अटैक कर रहा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लश्करगाह कैपिटल है हेलमंड प्रोविंस की। ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है लश्करगाह कैपिटल में। मतलब हो सकता है कि जल्द ही ये जो कैपिटल है वो तालिबान के हाथ में लग जाए, लेकिन अफगान सरकार पूरी कोशिश कर रही है कैसे ना कैसे करके इस लश्करगाह शहर से तालिबान को खदेड़ दिया जाए, क्योंकि सिग्निफिकेंस इस लश्करगाह शहर की काफ़ी ज़्यादा है। खैर, मेन इशू पे आते हैं। मतलब हाँ, बात ये बोलनी थी कि अब अफगानिस्तान के पॉलिटिशियंस खुलेआम बोल रहे हैं कि ये युद्ध अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच में नहीं है, ये युद्ध जो है वो अफगान फोर्सेस और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट, पीस कीपिंग इश्यूज के बारे में इंडिया आवाज़ उठाएगा। यूएन मिशंस में, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया काफ़ी ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया ये मुद्दा उठाएगा। एक तो देखो, जो देश ज़्यादा ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनका से भी होना चाहिए जहां पर इन पीस कीपिंग फोर्सेस को जिस देश में भेजा जाना है ये डिसाइड करने में। और एक मोबाइल एप्लीकेशन इंडिया डिप्लॉय कर सकता है, यूनाइट अवेयर। इस एप्लीकेशन की सहायता से जो पीस कीपर्स हैं उनको टेरेन की इंफॉर्मेशन मिलेगी,
सिचुएशन की अवेयरनेस मिलेगी, फिलहाल क्या सिचुएशन है, कैसा टेरन है जहाँ पे उनको जाना है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स। देखो, इंडिया काफ़ी समय से ये मांग कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। थोड़े सालों में इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। टेरिटोरियल साइज इंडिया का ज़्यादा है, जीडीपी अच्छी है, इकोनॉमिक पोटेंशियल, सिविलाइजेशनल लिगेसी, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पे इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। यानी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट संबंधित रिफॉर्म्स की डिमांड इंडिया करेगा। लेकिन देखो, इंडिया के सामने काफ़ी चैलेंजेस भी होंगे। एक तो चाइना का चैलेंज, चाइना स्ट्रोंग होता जा रहा है, यूएस और चाइना के बीच भी राइवलरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैओस वाला है। इसके बाद यूएसए और रशिया को बैलेंस करना सिक्योरिटी काउंसिल में, ये भी इंडिया के लिए एक डिफिकल्ट भरा काम होगा। लास्ट में बात आती है इंडिया को क्या करना चाहिए, किन इशू पे फोकस करना चाहिए। पहले तो देखो, एशियन कन्फ्लिक्ट्स, एशिया पैसिफिक रीजन से इंडिया चुन के आया है, तो एशिया के देशों में जो कन्फ्लिक्ट्स है, जैसे येमेन में है, म्यांमार में है, अफगानिस्तान में है, इन इश्यूज को इंडिया को ज़्यादा मजबूती से उठाना चाहिए। ये वही बात है, फोकस ऑन डिमांड्स ऑफ दोज हु इलेक्टेड अस। एशिया पैसिफिक कंट्रीज ने इंडिया को इलेक्ट किया है, तो वो जो चाहते हैं उनकी आवाज़ को इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना चाहिए। इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की दिशा में इंडिया को काम करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट रहते हुए। और रूल बेस्ड मल्टीलेटरल सिस्टम जैसे WTO और UN, वर्ल्ड बैंक, इनके नॉर्म्स के अनुसार विभिन्न देश काम करें, ये इशू भी इंडिया को उठाना चाहिए। तो ये हमने बात की कि सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अब इंडिया के पास है, तो इंडिया किन इश्यूज़ पे फोकस करेगा, क्या चैलेंजेस रहेंगे और क्या करना चाहिए। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।